हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो फिर से स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज सीरीज को और आज हम बात करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग की। आज की क्लास में हम बाकी बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे एक फ्रेश चैप्टर एंड दैट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस हमारे एग्जाम के लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज की क्लास में पार्ट नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द एक्रोनिम ऑफ आईसीएमपी प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे पूछा गया है आईसीएमपी प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेट कैरियर मैसेज प्रोटोकॉल है, इंटरनेट कंटेंशन मैसेज प्रोटोकॉल है, या फिर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट कम्युनिकेशन मैसेज प्रोटोकॉल। तो ये तो आप जानते हैं कि इसका आंसर सी है, लेकिन इसके आंसर के साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो फुल फॉर्म है इसका मतलब क्या है और आईसीएमपी प्रोटोकॉल जो है वो किस पर्टिकुलर लेयर पे इस्तेमाल किया जाता है और क्या इसका बेसिक यूज क्या है, क्या इसकी फंक्शनैलिटी है। तो आईसीएमपी जो प्रोटोकॉल है ये नेटवर्क लेयर पे यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है ये। नेटवर्क लेयर पे आप जानते हो आईपी प्रोटोकॉल भी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे आईसीएमपी भी काम करता है। अब देखो, ये समझते हैं कि यहाँ पे इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का मेन मतलब क्या है। जब कोई दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मतलब दोनों आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है और डेटा को सेंड और रिसीव कर रहे हैं, अगर उस टाइम पर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी नेटवर्किंग के अंदर कम्युनिकेशन इशू अगर आता है, तो उसको डायग्नोज करने के लिए आईसीएमपी रिस्पॉन्सिबल है। तो जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल राउटर्स हो गए, ये सब डिवाइसेस आईसीएमपी का यूज करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जो डेटा पैकेट सेंड किया गया है सेंडर डिवाइस की तरफ से, क्या वो अपने इंटेंडेड डेस्टिनेशन पर पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है टाइमली मैनर पे। क्योंकि यहाँ पे टाइम का बहुत रोल होता है। क्या टाइम पे जो पैकेट सेंड किया गया था वो रिसीवर ने या फिर डेस्टिनेशन ने रिसीव कर लिया है। अगर नहीं किया है या फिर कोई ऐसी एरर आ गई है, तो उसके लिए जो एरर मैसेजेस है वो जनरेट करता है आईसीएमपी प्रोटोकॉल। तो बेसिकली यहाँ पे एरर को रिपोर्ट करने में और एरर की टेस्टिंग करने में इस्तेमाल करते हैं आईसीएमपी का। ठीक है, तो इसका जो मेन पर्पस है, यहाँ पे लिख देती हूँ, जो इसका मेन पर्पस है जिस लिए इसे यूज करते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस, वो है एरर रिपोर्टिंग। एरर को रिपोर्ट करता है कि क्या कम्युनिकेशन इश्यू जनरेट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ। मान लेते हैं एक डिवाइस ए है, एक डिवाइस बी है। दोनों डिवाइस कनेक्टेड है थ्रू इंटरनेट और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जो इनके बीच में एक राउटर लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, एक राउटर है ये। लेट सपोज ए ने कोई डेटा पैकेट सेंड किया, मतलब अपने डेटा का, अपने पूरे मैसेज का एक पार्ट सेंड किया, और अगर वो जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू राउटर की जितनी भी लिमिट है, ठीक है, अगर राउटर की लिमिट से वो पैकेट का साइज बड़ा है, तो राउटर उसको ड्रॉप कर देगा और वो अपने तरफ से एक आईसीएमपी मैसेज सेंड करेगा सोर्स को, मतलब ए को, कि जो पैकेट है उसकी जो साइज है वो बियॉन्ड द लिमिट है। तो इस तरीके से जो इश्यूज होते हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए आईसीएमपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप सो आपको इसके बारे में एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। फिर भी आप इसके थोड़े से और नोट्स प्रिपेयर कर लेना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज आईपी प्रोटोकॉल को सब जानते हैं लेकिन आईसीएमपी एक अलग प्रोटोकॉल है, तो मे बी इसको बहुत लोग नहीं जानते हो। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल होते हैं, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, आप जानते हो। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस कौन सा होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा होता है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। तो टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड एंड यूडीपी इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इन दोनों के बारे में इनका जो बेसिक फॉर्मेट है, जो इनका हेडर फॉर्मेट है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज
विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब वैन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप देख रहे हो लैन मैन वैन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है हमारे एग्जाम के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है कवर्स वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, बिल्कुल ठीक बात है। वैन का मतलब ही वाइड एरिया है, इसका मतलब वो कंट्री या फिर बहुत बड़े बड़े रीजन्स को कवर करने की कैपेबिलिटी रखता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है, ये सही है बिल्कुल, कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बाय द वे ऑफ सैटेलाइट्स एंड माइक्रोवेव्स, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हमें पूरी कंट्री को कवर करना है एक नेटवर्क के साथ, तो वहां पे सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट रहती है और उसकी हेल्प से हम पूरे एरिया को कवर करते हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव्स का भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट भी ठीक है। आप जानते हो मल्टीपल लैंड्स के कनेक्शन से मिलकर एक वैन बनता है जिसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस जुड़े होते हैं आपस में और कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इसके बाद रिलेटिवली फास्टर देन लोकल एरिया नेटवर्क, ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। देखो वैन जो है वो लैंड से फास्ट तो नहीं हो सकता। लैंड जो है वो एक लिमिटेड एरिया को ही कवर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल हो गया, होम हो गया, ठीक है, या कोई बिल्डिंग हो गई है। तो लैंड जितनी छोटी रेंज होगी उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, फास्टनेस होगी उस नेटवर्क की, और उतना ज्यादा वो रिलायबल होगा। सो वैन की कंपैरिजन में लैंड क्या होता है, फास्ट होता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि वैन फास्ट है, हालांकि ये पॉइंट रॉन्ग है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, थर्ड हमारी सही नहीं है। ठीक है, आई थिंक हमने इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करा हुआ है, बट कोई बात नहीं, अगर दोबारा भी कर लिया है तो हमने रिवाइज ही किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ट्विस्टेड पेयर केबल्स ट्रांसमिट सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ डैश। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बन रहा है आपका केबल से। आप जानते हो कि दो टाइप ऑफ मीडियम्स हम पढ़ते हैं, गाइडेड मीडियम्स और अनगाइडेड मीडियम्स, है ना। तो उसके अंदर गाइडेड मीडिया के अंदर हम पढ़ते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। तो यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल से क्वेश्चन है कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स के अंदर जो सिग्नल्स हैं वो कौन सी फॉर्म में ट्रांसमिट करे जाते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में जो सिग्नल्स है वो ट्रांसमिट करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स में। आपको बताना है कमेंट में कि लाइट के फॉर्म में सिग्नल्स कौन सी पर्टिकुलर केबल के अंदर ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ये आपका आज का क्वेश्चन है। सो कमेंट डाउन। और जो स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ बट रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है इतना। बट आई अप्रिशिएट जो भी कमेंट कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी नॉलेज सबके साथ शेयर कर रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे दिए हुए क्वेश्चंस को इतना समझते हो और उसका आंसर करते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थैंक यू सो मच। चलो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स की, तो मैं यहाँ पे आपको एक बार ब्रीफ इंट्रो देना चाहती हूँ इन तीनों केबल्स का, बिकॉज अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ट्विस्टेड पेयर केबल से आया है तो आपको दूसरे केबल से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे गाइडेड मीडिया से क्वेश्चन है, बेसिकली गाइडेड मीडिया, जिसमें हमें तीन कैटेगरी देखने को मिलती है। ट्विस्टेड पेयर, इनके बारे में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं, हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना। ट्विस्टेड पेयर केबल, और जो ये बार बार पूछते हो आप लोग कमेंट के अंदर कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, तो देखो मेरे अकॉर्डिंग अप्रैल में आपको एक नोटिस मिल जाना चाहिए DSSP की तरफ से कि एग्जाम कब होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम है आपका वो या तो अप्रैल के लास्ट वीक में होगा या फिर आपके मई में होगा। मई से मतलब मई से डिले नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उससे डिले हो जाएगा तो फिर बाकी शेड्यूल भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप मान के चलो कि आपके पास मिनिमम 20 डेज है, मैक्सिमम 35 डेज है, ऐसे मान के चलो, तभी आपको आगे हेल्प मिलेगी तैयारी करने में। क्योंकि अगर आप ये मानोगे कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम पढ़ाई नहीं शुरू करेंगे, रिज्यूम नहीं करेंगे पढ़ाई, तो ये गलत तरीका है। आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है और स्पेशली जो फोकस करना है वो पेपर 1 पे करना है, बिकॉज पेपर 1 एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपने अगर सही से मैनेज कर लिया तो पेपर 2 अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्योंकि पेपर 2 तक पहुंचने से पहले पेपर 1 को क्रॉस करना पड़ता है, और पेपर 1 में अगर आपको अच्छे तरीके से मार्क्स नहीं मिलते हैं तो पेपर 2 में कितनी भी मेहनत कर लो एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो पेपर 1 में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आप समझते हो कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ या अच्छा कर सकती हूँ, उनको तो बेस्ट कर लो। अगर आपके कुछ लूप होल्स हैं, जैसे मान लो जीएस किसी का स्ट्रांग नहीं है या मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उतना करो जितना आपको लगता है कि मैं बेस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप बहुत प्रैक्टिस कर सको। बस
आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो और जितने टॉपिक्स में आपको लगता है कि आप मास्टरी कर चुके हो उनको बेस्ट कर लो, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। गाइडेड मीडिया में हमने बात करी ट्विस्टेड पेयर केबल की, कोएक्सियल केबल की, कोएक्सियल केबल की, और एक और कैटेगरी होती है यहाँ पे, दैट इज फाइबर ऑप्टिक केबल, जो आप देख रहे हो आजकल हर जगह अवेलेबल है। जियो फाइबर भी आ चुका है, जो सबसे फास्टेस्ट मोड बन चुका है हमारे लिए, वो क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ठीक है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। देखो, ट्विस्टेड पेयर केबल में बेसिकली दो टाइप पढ़ते हैं हम, एसटीपी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और हम पढ़ते हैं यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। जनरली हम यूज करते हैं यूटीपी का बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट, ठीक है। तो जो हमारी यूटीपी है उसमें जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं केबल वो है 10 बेस टी, और एक है 100 बेस टी, ठीक है। 10 बेस टी और 100 बेस टी, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि यहाँ पे टी का मतलब क्या है, यहाँ पे टी का मतलब होता है कि 100 मीटर्स, 100 मीटर्स के बाद इसकी जो पावर है वो बेसिकली लो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर एटेन्यूएशन अराइज होने लग जाता है। 10 का मतलब यहाँ पे 10 Mbps बैंडविड्थ की बात हो रही होती है, 10 Mbps, और यहाँ पे 100 Mbps की बात हो रही होती है, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। अब यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर जिस फॉर्म में सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं केबल के अंदर वो होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या फिर करंट कह सकते हो आप, वो इसके अंदर चलता है। फिर हम बात करते हैं कोएक्सियल केबल की। कोएक्सियल केबल के यहाँ बेसिकली दो ही टाइप पड़ते हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही होते हैं, 10 बेस 2 और 10 बेस 5, 10 बेस 2 और 10 बेस 5 हम पढ़ते हैं। और यहाँ पे 10 का मतलब क्या है, 10 Mbps, और 2 का मतलब क्या है कि ये 200 मीटर तक चलेगी, और ये 500 मीटर तक की इसकी रेंज है, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे 10 बेस 2 हो गया, 10 बेस 5 हो गया, और जो हमारी कोएक्सियल केबल्स है ये सबसे ज्यादा यूज होती है केबल टीवी कनेक्शन में, जो एंटीनास के साथ कनेक्शन करते हैं टीवी का, उसके अंदर ये वायर सबसे ज्यादा यूज होने वाली होती है, ठीक है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में कोएक्स भी कहते हैं, ऐसे कोएक्स। और एक चीज और, 10 बेस 2 को हम बोलते हैं थिन नेट, 10 बेस 2 का एक नाम होता है थिन नेट, थिन नेट कहते हैं इसे। और 10 बेस 5 को हम बोलते हैं थिक नेट, क्या बोलते हैं, थिक नेट। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली मैंने यहाँ पे आपको एक पॉइंट और बताना है, वो ये है कि 10 बेस जो टी होता है हमारा, 10 बेस टी यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कैटेगरी 3, ठीक है। और सिमिलरली 100 बेस जो टी होता है उसे हम बोलते हैं कैटेगरी 5। इसके अलावा इसके अंदर एक और बनता है जो होता है 10 Gbps वाला, जिसको हम बोलते हैं 10 G बेस टी। तो ये इसके अंदर बाद में बनाया गया था, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है, देखो, जो हमारी ईथरनेट के अंदर यूज होती है मेनली वो होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो है उसके अंदर क्या होता है, ये 8 वायर्स से मिलके बनती है, और सारी वायर्स आपस में जुड़ी होती है, इस तरीके से वाउंड होती है ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस है उसे कम से कम कर सके, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल की। तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो भी क्या करती है, अब उसमें क्या है, यहाँ पे चेंज ये है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की जगह यहाँ पे हमें दूसरे टाइप ऑफ सिग्नल्स को यहाँ पे हम रन कराते हैं। तो अब वो सिग्नल्स कौन से हैं ये आप बताओगे, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि इसके अंदर जो मेनली केबल यूज करते हैं वो होती है 100 बेस FX, ठीक है, 100 बेस FX, जहाँ पे 100 का मतलब है 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड, क्लियर है।
अब इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे जो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, उसके लिए सबसे यूजफुल जो केबल आती है काम में वो है हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल। और इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है या इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये आप ज़रूर से कमेंट में बताना। कमेंट के अंदर आप इसमें इसकी इंफॉर्मेशन ज़रूर से ऐड करना सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड। तो बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग मोबाइल डेटा स्पीड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मोबाइल डेटा स्पीड को असेंडिंग ऑर्डर में लगा के दिखाना है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बेसिकली मोबाइल कंप्यूटिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। जीएसएम, एलटीई, जीपीआरएस एंड एज, इन चारों में से कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको इन सब की फुल फॉर्म बता देती हूँ और इन सब की स्पीड बता देती हूँ। हम बात करते हैं पहले जीएसएम के बारे में। तो जीएसएम की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। इसकी स्पीड के बारे में बाद में बताऊंगी। इसके बाद हम बात करते हैं एलटीई। एलटीई की जो फुल फॉर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो आजकल के जितने भी फोन्स है उसके अंदर आपको एलटीई लिखा मिलता है ना। तो एलटीई की फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। इसके बाद हमें दिया हुआ है जीपीआरएस। तो जीपीआरएस पहले यूज करते थे, हालांकि अब इतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। जीपीआरएस भी आपसे कई बार पूछते हैं और यहाँ पर भी आपको पूछा हुआ है। तो इसकी फुल फॉर्म है, जस्ट अ मिनट, इसकी होती है जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस, इनकी फुल फॉर्म से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे एज की। लास्ट में हम बात करेंगे एज की। तो फुल फॉर्म का आप जरूर से स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको आगे हेल्प मिलेगी। एज आपने देखा होगा जरूर से, ये होता है इनहैंस्ड डेटा रेट्स, डेटा रेट्स फॉर जीएसएम एवोल्यूशन। ये इन सब की हो गई फुल फॉर्म। तो अब हम बात करते हैं इनकी स्पीड के बारे में और फिर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो स्पीड हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसएम की। तो जीएसएम की स्पीड कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली इसकी जो स्पीड होती है वो 14.4 किलोबिट पर सेकेंड होती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एलटीई के बारे में। तो एलटीई की जो स्पीड होती है वो होती है सबसे ज्यादा स्पीड 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जीपीआरएस की। तो जीपीआरएस की जो स्पीड होती है वो होती है यहाँ पे, ये करीब करीब 54 तक होती है। ठीक है, 55 मान लेते हैं, चलो 54 तक मान लो, 54 किलोबिट पर सेकेंड। हालांकि 53.6 ही होती है, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने मान लिया 54 किलोबिट पर सेकेंड। इसके बाद जो एज है उसकी होती है करीब 220 किलोबिट पर सेकेंड। तो ये इनकी स्पीड दी हुई है। अब आपको स्पीड के अकॉर्डिंग ही बताना है असेंडिंग ऑर्डर में क्या इसका आंसर बनने वाला है। तो देखो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा? जीएसएम आएगा। उसके बाद 14.4 के बाद आएगा 54, तो ये आएगा जीपीआरएस। इसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा हमारा 220 किलोबिट एज। और एलटीई यहाँ पे आएगा फोर्थ नंबर पे, जिसमें 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड होती है। तो क्या एलटीई के बाद भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो मोबाइल डेटा स्पीड में हमें देखने को मिली है? तो यस, इसके बाद हमारे पास आई है एलटीई ए, जहां पे ए का मतलब है एडवांस्ड। एडवांस्ड, और इसकी जो स्पीड है वो है 1 गीगाबिट पर सेकेंड। इसके बाद वी हैव 5G, देन वी हैव 6G। तो 5G की स्पीड है अप्रोक्सीमेटली 20 गीगाबिट पर सेकेंड और 6G की स्पीड है 1 टेराबिट
पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन सब के बारे में पढ़ना है, सो दैट कि यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो आप आराम से इसका आंसर कर सके। तो इस क्वेश्चन में पहले आएगा जीएसएम, फिर आएगा जीपीआरएस, देन एज एंड देन एलटीई। यहाँ से या तो आपसे फुल फॉर्म पूछेंगे या फिर आपसे इनकी स्पीड के बेसिस पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनका करेक्ट ऑर्डर पूछेंगे। दैट्स इट। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज विच डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक इन कंप्यूटर नेटवर्क रिक्वायर्ड डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल। तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में ही कि कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट जो एक पूरा एक प्रोसेस है उसको फॉलो करता है सर्किट स्विचिंग टेक्निक। ठीक है, तो कम्युनिकेशन करने से पहले पहले नेटवर्क को सेटअप करा जाता है और यहाँ पे डेडिकेटेड नेटवर्क होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा सर्किट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग इसका आंसर नहीं है, और फ्रेम स्विचिंग तो कोई टाइप होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई और बोला है कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट इज अ डेस्टिनेशन एड्रेस कैन बी यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। बिल्कुल ठीक बात है। सोर्स से जब डेटा को सेंड करते हैं तो डेस्टिनेशन पर तीन तरीके से डेटा को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो टाइप ऑफ मैसेज है वो तीन तरीके से हो सकते हैं, या तो यूनिकास्ट, या तो मल्टीकास्ट, या तो ब्रॉडकास्ट। अभी डिस्कस करते हैं इन तीनों को शॉर्ट में। इसके बाद द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द फर्स्ट बाइट डिटरमाइंस द क्लास ऑफ द एड्रेस। ये तो आप जानते हो कि जब भी हम क्लासफुल एड्रेसिंग पढ़ते हैं तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो ये बताती है कि वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है। बेसिकली हम स्टार्टिंग में कुछ बिट्स फिक्स कर देते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। अब थर्ड इज द मल्टीकास्ट एड्रेस, ये भी ठीक था। द मल्टीकास्ट एड्रेस इज द स्पेशल केस ऑफ द ब्रॉडकास्ट एड्रेस इन विच ऑल द बिट्स आर वन। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस के अंदर अगर हम सारे बिट्स को वन कर दे तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस बनता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये गलत है बिल्कुल। अ सोर्स एड्रेस इज ऑलवेज यूनिकास्ट, ये बिल्कुल ठीक बात है। जो सोर्स है वो तो हमेशा एक ही होने वाला है, बट डेस्टिनेशन जो है वो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट हो सकते हैं। तो एक बार से डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी एड अ न्यू पेज। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, टाइप ऑफ मैसेज की हम बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ मैसेज, तो तीन तरीके से मैसेज हमें मिलता है। फर्स्ट इज यूनिकास्ट। तो यूनिकास्ट का मतलब होता है कि वन सोर्स है और वन डेस्टिनेशन है। फ्रॉम वन सोर्स टू वन डेस्टिनेशन। जैसे हम नॉर्मली अगर चैट करते हैं अपने किसी फ्रेंड से, तो एक आप हो और एक आपका फ्रेंड है, तो वन टू वन है, मतलब एंड टू एंड है। जैसे मान लेते हैं कि ये आप हो और ये आपका एक फ्रेंड है। यहाँ मान लो मल्टीपल फ्रेंड्स है आपकी चैट लिस्ट के अंदर, लेकिन आप एट अ टाइम इससे ही कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये बन गया हमारा वन टू वन यूनिकास्ट टाइप ऑफ मैसेज। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड इज ब्रॉडकास्ट। सेकंड इज ब्रॉडकास्ट, इसमें क्या होता है, फ्रॉम वन सोर्स टू ऑल द पॉसिबल डेस्टिनेशन। ठीक है, वन टू ऑल, बेसिकली टू ऑल पॉसिबल डेस्टिनेशन। जैसे आपने देखा है कि रेडियो पर कोई पर्टिकुलर शो ब्रॉडकास्ट होता है तो वो सबको ही एक टाइम पर मिल जाता है। टू ऑल द पॉसिबल डेस्टिनेशन मतलब जितने भी रिसीवर्स उससे कनेक्ट है उन सबको वो रिसीव होने वाला है। तो ये हो गया वन टू ऑल। ठीक है, जैसे मान लो एक आप हो, यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे जितने भी रिसीवर्स हैं उन सबको सेंड कर रहे हो आप। यहाँ भी कर रहे हो, यहाँ भी कर रहे हो, यहाँ भी कर रहे हो और यहाँ भी कर रहे हो। तो यहाँ भी मिल गया मैसेज, यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया और यहाँ भी मिल गया। तो ये ब्रॉडकास्ट है। अब इसके बाद एक और कैटेगरी होती है एंड दैट इज मल्टीकास्ट मैसेजेस। मल्टीकास्ट, तो मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है, फ्रॉम वन सोर्स, फ्रॉम वन सोर्स टू मल्टीपल डेस्टिनेशन। मतलब सबको नहीं भेज रहे लेकिन कुछ को भेज रहे हैं। टू मल्टीपल, जस्ट अ मिनट,
टू मल्टीपल डेस्टिनेशंस। अब जैसे मान लो अगर हम बात करें व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप पे आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उन सभी कॉन्टैक्ट्स को ना भेज के अगर आपने अपना कोई फैमिली का ग्रुप बना रखा है, कोई आपके फैमिली का अपना एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मान लो 10 मेंबर्स हैं, तो उन सिर्फ 10 मेंबर्स को ही हम सेंड कर रहे हैं एट अ टाइम, बाकी सभी चैट्स में जो मेंबर्स हैं उनको नहीं कर रहे हैं। तो ये मल्टीकास्ट हो सकता है, ये एग्जांपल है मल्टीकास्ट का। ठीक है, जैसे मान लो एक सेंडर है और यहाँ पे तो मल्टीपल यूजर्स थे, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ सेंड किया, यहाँ सेंड किया और यहाँ सेंड किया, बिकॉज यही हमारे ग्रुप में थे। तो इस तरीके से हमारा हो गया मल्टीकास्ट। ठीक है, तो ये हो गया वन टू मैनी, ये हो गया वन टू ऑल, और ये हो गया वन टू वन, वन टू वन। तो ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, सो जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। तो जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर जो सी है, वो बिल्कुल क्या है यहाँ पे ठीक है। मल्टीकास्ट एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस का स्पेशल केस नहीं होता है, जिसमें सारे बिट्स वन होती है, ये कोई भी वैलिड ऑप्शन नहीं है। तो सी इज इनकरेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीएम आरपी प्रोटोकॉल। तो डीवीएम आरपी एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, यहाँ पे पूछा गया है इसकी फुल फॉर्म को। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर है डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। आपने जरूर से पढ़ा होगा डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, जो कि आरआईपी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये एक इंट्रा डोमेन प्रोटोकॉल होता है। तो आपने डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल पढ़ा होगा, लेकिन ये डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे ये मल्टीकास्ट के लिए, वो यूनिकास्ट के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें डिस्टेंस वेक्टर की, तो आप जानते हो वहां पर क्या होता है कि एक जो हमारा राउटर है वो अपने नेबर्स के साथ अपना राउटिंग टेबल शेयर कर रहा होता है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन डीवीएम आरपी में ऐसा कुछ नहीं होता, जो राउटिंग टेबल है वो नहीं बनती है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर बेसिकली क्या बनता है, राउटिंग टेबल ना बन के यहाँ पर सोर्स बेस्ड ट्री बनता है। क्या बनता है, सोर्स बेस्ड ट्री का यूज करते हैं। और यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि कोई सेंडर है और कोई रिसीवर है। अब जो रिसीवर है, यहाँ पे मल्टीकास्ट रिसीवर्स है, बहुत सारे रिसीवर हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं दूसरी टेक्निक का। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द टीजीटी एग्जाम, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। यहाँ पर जो सेम प्रॉब्लम आती है हमारे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में, जो कि है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, वो यहाँ पे भी आती है, वो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी आती है। तो बेसिकली यहाँ होता क्या है, यहाँ पे रिसीवर से सोर्स की तरफ कैसे जाया जाए उसको देखते हुए रिवर्स ऑर्डर में एक सोर्स बेस्ड ट्री बनता है, और उसके बेसिस पे यहाँ पे डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। कोई राउटर अपने दूसरे राउटर के साथ, नेबर्स के साथ यहाँ पे राउटिंग टेबल को शेयर नहीं कर रहा होता। इवन जो राउटिंग टेबल है वो यहाँ पे बनती ही नहीं है। तो आप जानते हो कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जो है वो बेलमैन फोर्ड जो एल्गोरिथम है उस पर बेस्ड है ना। इस तरीके से जो हमारी लिंक स्टेट राउटिंग है वो बेस्ड होती है डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम पे। तो इनके बारे में आपको बस बेसिक बेसिक जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए ये वाली प्रोटोकॉल, बिकॉज इन डेप्थ आपको जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या एक्चुअली होने वाला है। बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेन है क्या। तो इसको हम एक और चीज कहते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोर्स बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल। सोर्स बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल, और ये भी आरआईपी पे ही बेस्ड है। आरआईपी स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, क्योंकि ये एक्चुअली में डिस्टेंस वेक्टर का ही एक वर्जन है। तो वो यूनिकास्ट था, ये मल्टीकास्ट है। इतना ही बहुत है हमारे एग्जाम्स के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग डिजिटल सर्टिफिकेट्स। तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स के लिए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट इज अ डिजिटल सर्टिफिकेट डज नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ द सीए who issues it. CA is certifying authority. Next is
डिजिटल सर्टिफिकेट्स आर बेस्ड ऑन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, और उसके बाद थर्ड है दीज सर्टिफिकेट्स आर अवेलेबल ओनली इन वन स्ट्रेंथ दैट इज 128 बिट इंक्रिप्शन। तो अभी हम डिस्कस करते हैं पहले कि होते क्या है डिजिटल सर्टिफिकेट्स, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट्स के बारे में। देखो ये वो सर्टिफिकेट है जिससे एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी जो होती है वो इसे इशू करती है, जो कि प्रूफ क्या करता है, जो कि सेंडर्स की आइडेंटिटी और साथ साथ रिसीवर की आइडेंटिटी भी प्रूफ करता है। तो बेसिकली एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी अथॉरिटी है जिसे हम बोलते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो कि सर्टिफिकेट होल्डर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए एक सर्टिफिकेट को रिलीज करता है। उस सर्टिफिकेट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल देखो जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर क्या होता है, ऑथेंटिसिटी के लिए कुछ इंफॉर्मेशन डाली जाती है। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ सर्टिफिकेट होल्डर, कि क्या नाम है। दूसरा एक सीरियल नंबर होता है जो कि उस सर्टिफिकेट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इसके अलावा एक होती है एक्सपायरेशन डेट, कि कब वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट होल्डर है उसकी पब्लिक की कॉपी होती है सो दैट डिक्रिप्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके साथ साथ जिसने भी उसको सर्टिफाई किया है, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, उसके सिग्नेचर उसके नाम के साथ उस सर्टिफिकेट के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, डिजिटल सर्टिफिकेट डज नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ द सीए हु इश्यूज इट, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद जो हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड है, ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है। देखो दो टाइप की क्रिप्टोग्राफी हम पढ़ते हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, मतलब सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या फिर एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो जहां पर पब्लिक की होती है और प्राइवेट कीज होती है वहां पर हमें जरूरत पड़ती है सर्टिफिकेट्स की, क्योंकि वहां पर ऑथेंटिसिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो यस, डिजिटल सर्टिफिकेट्स आर बेस्ड ऑन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, या फिर इसकी जगह पे एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी लिखकर आ सकता है, जिसके अंदर सेंडर के पास भी पब्लिक और प्राइवेट की है और रिसीवर के पास भी पब्लिक और प्राइवेट की होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, दीज सर्टिफिकेट्स आर अवेलेबल ओनली इन वन स्ट्रेंथ दैट इज 128 बिट इंक्रिप्शन। तो ये बिल्कुल गलत है, ओनली वन में नहीं होती बल्कि इसके अलावा और भी स्ट्रेंथ अवेलेबल है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, जहाँ पे स्टेटमेंट नंबर सेकंड ठीक है, वही बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिजिटल सर्टिफिकेट। अब एक और टर्म आपने सुनी होगी दैट इज डिजिटल सिग्नेचर। तो क्या सिग्नेचर और सर्टिफिकेट दोनों अलग चीजें हैं? बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। देखो डिजिटल सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, ये एक फिंगरप्रिंट की तरह बेसिकली काम करता है। ये एक अटैचमेंट है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी को बताती है। और जो हमारा सर्टिफिकेट है वो बेसिकली एक फाइल कह लो जो कि सर्टिफिकेट होल्डर की आइडेंटिटी को बताती है और उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। दोनों अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स आप जरूर से पढ़ लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेटवर्क सिक्योरिटी को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है नेटवर्किंग के अंदर, और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आरएसए एल्गोरिथम पर भी बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो तीन स्टैंडर्ड होते हैं बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी में, CIA, इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। इसके अलावा I फॉर इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, एंड A फॉर अवेलेबिलिटी, A फॉर अवेलेबिलिटी। इन तीनों की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, अवेलेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं। फर्स्ट इज रेडियो वेव्स कैन पेनिट्रेट द वॉल्स एंड यूज फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। बिल्कुल ठीक बात है। आपको पता है रेडियो वेव्स आप देखते भी हो, जो आप सुनते हो रेडियो, वहां पे बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन से ये कनेक्शन रखती है अपना, और ये वॉल्स को भी पेनिट्रेट कर सकती है। आपको पता है कि अगर आपका रेडियो बहुत दूर रखा है तो आपको वॉल से भी पेनिट्रेट करने के बाद आपको आपकी आवाज मिल जाती है ना। और ये मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन को प्रेफर करती है, बिल्कुल ठीक बात है।
ठीक है। इसके बाद सेकंड इज इंफ्रारेड सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। ये भी ठीक पॉइंट है। आपने देखा होगा जो रिमोट टीवी के अंदर जो वेव्स काम करती है वो होती है आपकी इंफ्रारेड सिग्नल्स। ठीक है, तो मेनली आप इसे यूज करते हो अपने टीवी रिमोट्स के अंदर। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है इंफ्रारेड सिग्नल्स की वो होती है 700 नैनोमीटर से लेके 1 mm तक। ठीक है, और अगर हम बात करें रेडियो वेव्स की तो इसकी जो वेवलेंथ है वो होती है 1 मीटर से लेकर 1 लाख किलोमीटर। ठीक है, ये हालांकि इसकी वेवलेंथ आपसे पूछेंगे नहीं, बस इसके ऊपर इतना ही क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें जो इनकी फंक्शनैलिटीज है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इवन जो हमारा ब्लूटूथ है वो भी कैसा है, हमारा एक अनगाइडेड मीडिया है जिसकी रेंज 10 मीटर्स की रेंज में होती है, तो वहां से भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव्स जो होती हैं, माइक्रोवेव्स माइक्रोवेव्स जो हैं उनकी भी जो रेंज यहाँ लिख लेते हैं। माइक्रोवेव्स माइक्रोवेव्स की जो रेंज है वो होती है 1 mm से लेकर 1 मीटर तक। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपने देखा गाइडेड मीडिया मतलब जो हमारा वायर्ड मीडिया है और जो हमारा अनगाइडेड मीडिया जो वायरलेस चैनल है, दोनों से ही बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा ऑप्शन लैंड टेक्नोलॉजी नहीं है? तो ईथरनेट तो बिल्कुल है। ईथरनेट तो हमारा लैंड बेस्ड ही होता है, बिल्कुल है ना, लैन ही है। टोकन रिंग भी इसका एग्जाम्पल है। एफ डी डी आई फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस ये भी इसका आंसर है। लेकिन फ्रेम रिले ये कोई भी लैंड टेक्नोलॉजी नहीं है। तो फिर ये क्या है, इसको डिस्कस करते हैं कि फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस तो आप जानते ही होंगे, आपने जरूर से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर से इसे पढ़ लेना। लेकिन फ्रेम रिले को मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। फ्रेम रिले देखो है क्या, ये बेसिकली एक पैकेट स्विचिंग का नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स है उन्हें आपस में कनेक्ट करता है ये, और डेटा को ट्रांसमिट करता है बहुत बड़े वैन में। जैसे मान लो डिफरेंट डिफरेंट लैंड से मिलके बनता है आपका एक वैन। तो अगर हमें अलग अलग लैंड्स को आपस में कनेक्ट करना है तो एक बहुत बेटर मेथड है जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे लैंड्स को आपस में जोड़ सकते हो और डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट साइज के जो पैकेट होते हैं, इवन जो डायनेमिक साइज के पैकेट्स हैं उनको भी आप भेज सकते हो। यहाँ पे बैंडविड्थ में भी हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो फ्रेम रिले जो होता है वो बेसिकली आप कह सकते हो, ये जो एग्जाम्पल होता है ये होता है हमारा ए सिंक्रोनस जो हमारा ट्रांसमिशन होता है। ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो होता है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे टीडीएम पढ़ा होगा आपने जरूर से, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ए सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम इसका यूज करते हैं फ्रेम डिले। तो फ्रेम डिले एग्जाम्पल ही है किसका, ए सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। तो ये लैंड टेक्नोलॉजी नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब एफ डी डी आई के बारे में आप लोग जरूर से पढ़ लेना, टोकन रिंग आप जरूर से पढ़ लेना एक बार, और ईथरनेट तो आपने पढ़ा ही होगा। ईथरनेट तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखे हैं एग्जाम में बन जाते हैं। ईथरनेट का जो फ्रेम फॉर्मेट है यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आपको पता है ये डेटा लिंक लेयर पे यूज करते हैं इसे हम। ठीक है, IEEE 802.3 पता होगा आपको जरूर से। IEEE 802.3 जो फॉर्मेट है ये इसका होता है, और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके फॉर्मेट से। ठीक है, उसको जरूर से आपको पढ़ना है क्योंकि फॉर्मेट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम फ्रेम साइज क्या हो सकता है या फिर मिनिमम फ्रेम साइज क्या हो सकता है, इसको जरूर से पढ़ लेना। इसके अलावा जो IEEE फॉर्मेट्स है यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देती हूँ। IEEE यहाँ पे एक और ही आएगा, IEEE 802.4 जो है वो टोकन बस के लिए होता है। टोकन बस के लिए होता है। ठीक है, IEEE 802.5 टोकन रिंग के लिए होता है। ये सब लैन टेक्नोलॉजी है, टोकन रिंग के लिए होता है, मतलब एक लैन के अंदर इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, IEEE 802.11 इज यूज्ड फॉर वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी। इसके अलावा IEEE 802.11
8 जो होता है वो होता है ऑप्टिकल फाइबर के लिए। ऑप्टिकल, एक मिनट, कई बार इससे पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर के लिए होता है। और एक और कर लेते हैं यहाँ पे, हमारा रह गया ब्लूटूथ। आई ट्रिपल ई 802.15 जो होता है वो होता है ब्लूटूथ के लिए। तो ये कुछ आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये तो आप जानते हो ईथरनेट के लिए आई ट्रिपल ई 802.3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ईथरनेट का जो फ्रेम फॉर्मेट है जिसके अंदर मैक्सिमम हेडर साइज कितना है, मिनिमम हेडर साइज कितना है, ये सब पूछ सकते हैं। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि जो प्रीएम्बल होता है वो कितने बिट्स का होता है, या फिर स्टार्ट फ्रेम डेलिमीटर कितने बिट्स का होता है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका फॉर्मेट जरूर से एक बार देख लेना, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टार्ट फ्रेम डेलिमीटर एसएफडी जो होता है, जो हमारे पास 8 बिट्स का होता है, उसका जो कॉम्बिनेशन फिक्स रहता है वो क्या होता है, 10 10 10 11, ये पूछ लेते हैं। या फिर जो प्रियम्बल है, ठीक है, बेसिकली प्रियम्बल और एसएफडी जो स्टार्टिंग में होते हैं हेडर के अंदर, वो बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि जो मैसेज है वो आ रहा है नेटवर्क पर, तो मैसेज का नोटिफिकेशन देने के लिए उसे यूज करते हैं। प्रियम्बल जो होता है वो 7 बाइट्स का होता है, मतलब 56 बिट का होता है, और वो ऑल्टरनेशन ऑफ 0 और 1 से मिलकर बनता है। तो एक बार आप जरूर से इसका फॉर्मेट पढ़ लेना, क्या पता यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि इतना मुश्किल है कि यहाँ से इन डेप्थ में क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी फॉर द सेफर साइड पढ़ लेना चाहिए। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ इसे शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे डीबीएमएस चैप्टर के बहुत ही अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, डिस्कस करेंगे डिटेल में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल जो आते हैं, और जो थ्योरी क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनका डेफिनेटली कमेंट में आंसर करिएगा। मॉक टेस्ट इस टाइम पे जरूर से लगाइए। मॉक टेस्ट के लिए +edu.com पे जाके आप मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज मॉक टेस्ट ही आपको रियल एग्जाम एक्सपीरियंस दिलाएगा, और एक्चुअली में वहां पे आप कितना प्रेशर ले सकते हैं इसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।